हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, मैं रोजी छाबड़ा पीजीटी बायोलॉजी जीजीएचएस हसनपुर तावड़ू नूर से। आज हम क्लास 12 में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि अभी तक हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मेंडल ने हमें 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, जिन्हें हम मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन, वन ट्रेट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड द अदर ट्रेट विल बी कंसील्ड rather than both alleles contributing to a phenotype, right? And dominant allele will be expressed. Then law of segregation. During gamete formation, allelic pairs segregate and only one allele enters a gamete randomly. Law of independent assortment. When two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters. Alleles of different genes are inherited independently within the organisms that reproduce sexually. So ये 3 laws दिए थे मेंडल ने अपने 7 years के एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद, बट उनका ये जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे ये उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किए गए। एंड व्हाट वर द रीजंस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस? हिज वर्क वाज नॉट वाइडली पब्लिसाइज्ड, मींस उन्होंने जो अपना रिसर्च पेपर था वो बहुत ज़्यादा जगहों पे पब्लिश नहीं करवाया था। देन कंसेप्ट ऑफ जीन एंड अलील वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्पररीज। उनके जो कंटेम्पररीज थे, मीन्स कि उस टाइम पे जो और साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनके जीन और अलील के कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। देन यूज ऑफ मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मेनी बायोलॉजिस्ट। देन सबसे बड़ी बात, ही हैड नो फिजिकल एविडेंस ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम्स, दैट इज जो फैक्टर्स उन्होंने कहे थे कि ट्रेट्स को जो कंट्रोल करते हैं वो फैक्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, और किस फॉर्म में होते हैं, इस चीज़ का कोई फिजिकल एविडेंस उनके पास नहीं था। सो दीज वर द रीजंस, मेजर रीजंस फॉर जिनकी वजह से उनके लॉज तब एक्सेप्ट नहीं किए गए। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही जैसे जैसे माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट्स आती गई, सेल के बारे में और इंफॉर्मेशन मिलने लगी। सेल का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, हेरिडिटी के बारे में एक्सटेंसिव स्टडीज होने लगी, जिसके कारण उनका जो मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे वो रीडिस्कवर हुए। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। 1848 हॉफमेस्टर डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फिलामेंट्स which were later called chromosomes by Valdier in 1888. 1873 Strasburger found nuclei arise from pre-existing nuclei. In 1887 Boveri showed the role of nucleus in the transmission of hereditary information from parents to offsprings. So यहाँ पे धीरे धीरे आप देखोगे कि पहले न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुई, फिर उसके बाद न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स का पता चला, और फिर ये पता चला कि जो न्यूक्लियस है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ले जाने के लिए। देन लाइकवाइज इन 1902 Sutin and T. Boveri suggested role of chromosomes in heredity. In 1933 T.H. Morgan confirmed findings of Sutin and Boveri, और उनका जो प्रूफ था वो किसने दिया? T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने 1933 में। He was the first to associate a specific gene with a specific chromosome. Likewise, 3 scientists, D. Very, Correns and von Teskmark, independently rediscovered Mendel's results on the inheritance of characters. So, these all events led to the theory of chromosomal theory by Sutin and Boveri. So, ये सारे इवेंट्स थे, मतलब कि ये सारी रिसर्चर्स थी जिन्होंने फिर
बेस बनी chromosomal theory of inheritance by Sutin and Boveri. Then who were Sutin and Boveri? Walter Sutin, he was an American geneticist and physician. He conducted his studies on grasshopper. What he saw that chromosomes occur in pair, means उन्होंने ये देखा अपने ऑब्जर्वेशंस में कि क्रोमोसोम्स जो थे वो पेयर में अकर होते हैं. मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड इंडिपेंडेंटली एंटर इन गैमीट्स. जैसे आप देख सकते हो कि दे अकर इन पेयर, राइट. नो कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं दे ऑलवेज अकर इन होमोलोगस पेयर्स एंड ड्यूरिंग मियोसिस दे सेपरेट, मीन्स होमोलोगस ऑर्गन क्रोमोसोम्स में से जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक क्रोमोसोम एक कैरेक्टर के लिए या एक टाइप का क्रोमोसोम जो है जर्म सेल में एंटर होता है. He assumed that in a pair of chromosomes, one chromosome is from mother and one chromosome is from father. और उन्होंने एक और चीज अज्यूम की कि जो क्रोमोसोम पेयर होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके अंदर एक क्रोमोसोम उसको मदर से मिलता है और एक क्रोमोसोम उसको फादर से मिलता है. Separation of chromosomes during meiosis may be explanation of Mendelian laws of inheritance. और ये जो क्रोमोसोम्स का सेपरेशन पैटर्न है मियोसिस के टाइम पर, यही मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन कर सकता है. सो दीज वर सम ऑब्जर्वेशंस डन बाय Sutin. Theodore Boveri, he conducted his work on sea urchins. जैसे Sutin ने अपनी स्टडीज ग्रास होपर पे की थी, थियोडोर बोवेरी ने अपनी स्टडीज सी अर्चिन पे की थी. He observed that in order to have proper embryonic development, all the chromosomal pairs have to be present in embryo. Means उन्होंने अपनी स्टडी से कंक्लूड किया था कि अगर एक एम्ब्रियो को एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होना है तो ज़रूरी है कि उसके अंदर पेरेंट्स से सारे क्रोमोसोमल पेयर्स आ रहे हों. सारे इन द सेंस कि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होता है तो एक कंप्लीट सेट मदर से क्रोमोसोम्स का मिले और एक कंप्लीट सेट फादर से मिले क्रोमोसोम्स का. देन ओनली द ऑर्गेनिज्म विल डेवलप प्रॉपरली. So Boveri and Sutin's chromosomal theory of inheritance states that genes are found at specific locations on chromosomes and the behavior of chromosomes during meiosis can explain Mendel's laws of inheritance. So theory में ये कहा कि जीन्स जो हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम्स पे, और क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है मियोसिस के टाइम पे वो एक्सप्लेन करता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को अगर हम और अच्छी तरह से पॉइंट वाइज देखें तो क्या बना कि क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर, राइट. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें जीन और क्रोमोसोम को तो वी विल सी कि दोनों पेयर्स में अकर करते हैं. 2 alleles of a gene pair are located on homologous sites on homologous chromosomes. Homologous sites means chromosomes in a pair segregate independently of other chromosome pairs. मतलब आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम्स जो है वो भी एक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और जो जीन्स हैं वो भी एक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. फिर इसके बाद जो जीन्स या अलील कहेंगे हम वो कहाँ होते हैं, होमोलोगस साइट्स पर प्रेजेंट होते हैं. करस्पॉन्डिंग मतलब कि दोनों जीन्स जो है उन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे एक पर्टिकुलर डेफिनेट साइट पर प्रेजेंट होंगे. इसके बाद क्रोमोसोम्स जो है एक पेयर के अंदर दे इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट, मतलब जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली एंड एंटर्स इन द गैमीट्स. तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज कंसिस्टेंट विद मेंडल्स लॉज एंड वाज सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. मींस मियोसिस के टाइम पे अगर क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को हम देखें तो जैसे कि मेंडल ने कहा था कि जो फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, राइट. इसके बाद गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो फैक्टर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं और इंडिपेंडेंटली एक फैक्टर
कैरेक्टर के लिए या ट्रेट के लिए एक फैक्टर जो है यानी कि क्रोमोसोम जो है वो एक गैमीट में एंटर करता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि वो सेग्रीगेट हुए, सेपरेट हुए और इंडिपेंडेंटली दे एंटर्ड इनसाइड द गैमीट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ऑरेंज जो है इकट्ठे एक गैमीट में एंटर कर रहे हैं, नहीं, एक गैमीट के अंदर ऑरेंज क्रोमोसोम के पेयर में से सिर्फ एक कॉपी ही जा रही है। लाइकवाइज उन्होंने एक और चीज़, हम यहाँ पे एक और चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं या क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड भी नहीं होते, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहता है कि एक ट्रेट के कैरेक्टर जो फैक्टर्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे इन कंपैरिजन टू अदर कैरेक्टर्स। मतलब वो किसी और कैरेक्टर के फैक्टर्स के साथ लिंक्ड नहीं होंगे, वो अपना उनका अलग सेग्रीगेशन होगा, दूसरे क्रोमोसोम्स का अलग सेग्रीगेशन होगा। जैसे यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी 1 में देख रहे हो कि ऑरेंज और ग्रीन जो है वो एक साथ एक गैमीट में एंटर कर रहे हैं। लाइकवाइज येलो एंड रेड आर एंटरिंग अ गैमीट टुगेदर। और पॉसिबिलिटी 2 में क्या हुआ, पॉसिबिलिटी 2 में आप देख रहे हो कि ऑरेंज और रेड और येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है क्रोमोसोम्स की, इसी के कारण हमें न्यू कॉम्बिनेशंस मिलते हैं जिन्हें हम, इसके अलावा आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि जो गैमीट्स बन रहे हैं, जर्म सेल्स बन रहे हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के मुकाबले हाफ होता है। मतलब जर्म सेल्स हेप्लॉइड होते हैं, दे कंटेन ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। और जब ये दोनों जर्म सेल्स फर्टिलाइज करते हैं तो जो जाइगोट बनता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो पेरेंट के बराबर होता है। सो यहाँ से हम जीन और क्रोमोसोम्स को अगर कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे कि बोथ अकर इन पेयर्स, राइट, देन बोथ सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट। मतलब कि जो पेयर है वो सेग्रीगेट होता है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे और पेयर में से सिर्फ एक ही जीन या क्रोमोसोम जो है वो एक गैमीट में एंटर करता है। इसके बाद इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, मतलब कि दो अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर या जीन पेयर जो है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे एक दूसरे के साथ, ना कि एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का वेरिफिकेशन किसने किया था, T.H. मॉर्गन यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन ने। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, राइट। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। थॉमस हंट मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है बिकॉज ही प्रूव्ड experimentally chromosomal theory of inheritance. He was an American evolutionary biologist, geneticist, and embryologist. He demonstrated that genes are carried on chromosomes and are mechanical basis of heredity. For proving this, he conducted his experiments on Drosophila melanogaster. तो जैसे आप देख सकते हो, this is Drosophila melanogaster. ये इन्हें फ्रूट फ्लाइज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, फ्रूट फ्लाइज, जो कि आपने आमतौर पे देखे होंगे कि घर में जब फ्रूट्स रखे होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं तो उनके ऊपर बहुत छोटे छोटे फ्लाइज आ जाती हैं, ये वही होती हैं, इन्हें कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। और इनका यूज़ क्यों किया उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, बिकॉज दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। इनको लेबोरेटरी में एक सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे बहुत ईजीली ग्रो किया जा सकता है। दे कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। वो अपनी लाइफ साइकिल 2 वीक्स में कंप्लीट कर लेती है, means around 14 to 15 days. Then single mating produces large number of progeny files. और सिंगल मेटिंग से ही बहुत सारी प्रोजेनी फ्लाइज मिलती है। देन क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, मतलब कि मेल्स और फीमेल्स में डिफ्रेंशिएट करना बहुत easy है। They can be easily identified. So थॉमस हंट मॉर्गन और उनकी टीम ने एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने रेड आइड फीमेल
और वाइट आइड मेल को क्रॉस करवाया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो W+ है इट स्टैंड्स फॉर वाइल्ड टाइप फिनोटाइप, मीन्स जो कि नेचर में डोमिनेंट फॉर्म में पाया जाता है। मीन्स कि जो ड्रोसोफिला फ्लाइज हैं उनके अंदर जो रेड आई कलर है इट इज डोमिनेंट। एंड लाइकवाइज जो वाइट आई कलर है ये म्यूटेंट है। म्यूटेंट मीन्स वेरिएशन आने के कारण ये वाइट हुआ और ये रिसेसिव ट्रेट है। सो उन्होंने एक रेड आइड फीमेल और वाइट आइड मेल को क्रॉस करवाया, जिससे F1 जनरेशन में उन्हें जितने भी ऑर्गेनिजम्स मिले डिस्पाइट ऑफ देयर सेक्स, वेदर मतलब वो मेल थे या फीमेल थे, दे ऑल वर हैविंग रेड आईज। सो यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि जो रेड आई कलर है वो डोमिनेंट है वाइट आई कलर पर। देन ऑन क्रॉसिंग F1 प्रोजेनी, मतलब इन्हीं F1 प्रोजेनीज को क्रॉस करने पे उन्हें F2 जनरेशन मिली। क्या आपको याद है कि मेंडल को F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में क्या रेशियो मिला था? यस, ऑन क्रॉसिंग F1 generation he obtained organisms in F2 generation in the ratio of 3:1. 3:1 means 3/4 of the organisms were having red eye color and 1/4 of the organisms were having white eye color. तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि 1/4 फीमेल्स जो है दे आर homozygous for red eye color and 1/4 females are heterozygous for this trait. Likewise 1/4 males are red eyed and then only 1/4 remaining 1/4 are white eyed, जिसमें से कि ये तीनों के तीनों organisms जो हैं they will be counted in red eyed organisms despite of their sex, and only this 1/4 organisms are white eyed. These results helped in proving Mendelian laws of inheritance. तो यहाँ से ये जो क्रॉस था इसके जो रिजल्ट्स थे इनसे मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रूव हुए। देन सर्टेन ट्रेट्स आर सेक्स लिंक्ड, उन्होंने ये देन थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट ही प्रूव्ड दैट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू अनदर। मतलब कि यहाँ से उन्होंने ये भी प्रूव किया कि जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, वो है क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। दे आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, और लेटर ऑन हमें पता चला कि वो फैक्टर्स क्या थे, जीन्स। तो ये जो जीन्स है ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम्स पर, और जीन्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन किए जाते हैं। टू फर्दर इन्वेस्टिगेट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स ही कंडक्टेड सेवरल डाईहाइब्रिड क्रॉसेस। तो उन्होंने आगे कई डाईहाइब्रिड क्रॉसेस भी कंडक्ट किए ड्रोसोफिला पे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को और जीन्स को समझने के लिए। सो इन वन सच क्रॉस ही क्रॉस्ड येलो वाइट फीमेल्स विद वाइल्ड टाइप मेल्स। अब येलो वाइट फीमेल्स मीन्स कि जो फीमेल्स थी वो येलो बॉडी की थी और उनकी वाइट आईज थी, और जो मेल्स थे वो वाइल्ड टाइप थे, मीन्स के दे हैड ब्राउन बॉडी एंड रेड आईज। तो जैसे पहले ही आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो प्लस का साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट दीज जीन्स आर डोमिनेंट एंड वाइल्ड, मीन्स के नेचर में ये अबेंडेंटली मिलते हैं, और ये दोनों ट्रेट्स जो है दे आर रिसेसिव ट्रेट्स, और ये दोनों ट्रेट्स जो है दे आर रिसेसिव ट्रेट्स, येलो बॉडी एंड वाइट आई। सो इन ऑर्गेनिजम्स को क्रॉस करने पे F1 जनरेशन पे उन्हें क्या मिला, वाइल्ड टाइप फीमेल्स एंड येलो वाइट मेल्स। इन F1 जनरेशन ही ऑब्टेन्ड फीमेल्स विद वाइल्ड टाइप जीनोटाइप, वो भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में, राइट, और मेल्स विद म्यूटेंट जीनोटाइप, मतलब के वाइट एंड येलो। And on crossing F1 generation, he found that parental type was 98.7%, मतलब से थे wild type and yellow white, और recombinant types या आप कह लो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस जो थे वो सिर्फ 1.3% ऑर्गेनिजम्स में थे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो मेंडल को डाईहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो मिला था वो था 9:3:3:1, राइट। तो यहाँ पे वो रेशियो क्यों नहीं मिला, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन इतना कम क्यों रहा? इसका रीजन जो टीएच मॉर्गन ने कहा वो ये कि ये दोनों जीन्स जो है वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है,
जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बोथ जीन्स फॉर द बॉडी कलर एंड आई कलर आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड विच इज एक्स क्रोमोसोम। एंड अनदर थिंग दैट ये दोनों बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसीलिए इनके अंदर नॉन पेरेंटल टाइप या नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस जो थे वो कम अराइज हुए। तो he found that maximum organisms had parental characters, right? Only around 1% organisms had new combination, that is 9:3:3:1 ratio obtained by Mendel in dihybrid cross was not obtained. They knew that these genes were localized on X chromosome, और उन्हें यह भी पता चला कि ये जीन्स कहाँ लोकेटेड है, X क्रोमोसोम पर। सो मॉर्गन ने क्या कहा, मॉर्गन ने ये कहा कि ये जो दोनों जीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ ही इनहेरिट हो रहे हैं ड्यू टू देयर फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज। तो यहाँ से उन्होंने टर्म दिया लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। तो आप जैसे देख सकते हो इन दोनों केसेस में क्रोमोसोम के ऊपर ये दोनों जीन्स एक दूसरे के बहुत क्लोज सिचुएटेड है ना। The DNA sequences यानी कि genes which are close together on a chromosome tend to be inherited together during sexual reproduction। मतलब कि एक क्रोमोसोम पर जब दो जीन्स एक दूसरे के बहुत क्लोजली सिचुएटेड होते हैं तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो दोनों जीन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ही इनहेरिट होते हैं मियोसिस के टाइम पे। दिस टेंडेंसी ऑफ द सीक्वेंसेस दैट इज जीन्स इज नोन एज लिंकेज एंड द सीक्वेंस इज सेड टू बी लिंक्ड। तो यहाँ पे इस क्रॉस में हम ये देख सकते हैं कि येलो बॉडी एंड वाइट आई और ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, ये दोनों जो जीन्स हैं ये एक दूसरे के काफी क्लोज सिचुएटेड है, इसीलिए ये दोनों जीन्स लिंक्ड हैं। एंड यही रीजन था कि पेरेंटल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स जो थे वो 98.7% में मिले टी.एच. मॉर्गन को। सो इस चीज को और फर्दर क्लियर करने के लिए उन्होंने एक और क्रॉस किया और इस बार उन्होंने कैरेक्टर्स लिए वाइट बॉडी एंड मिनिएचर विंग्स एंड वाइल्ड टाइप, जिसमें कि ब्राउन बॉडी एंड बिग विंग्स थे, राइट। आप यहाँ देखेंगे कि ये दोनों जीन्स जो है ये एक दूसरे से काफी दूर सिचुएटेड है, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है बट दे आर लोकेटेड क्वाइट फार अवे। सो उसके बाद जो F2 जनरेशन उन्हें मिली उसमें उन्होंने क्या देखा कि पेरेंटल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस थे 62.8% और रिकॉम्बिनेंट टाइप था 37.2। तो यहाँ से उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि अगर दो जीन्स जो है वो एक दूसरे से काफी दूर लोकेटेड हैं तो उस केस में रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। बट व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? Recombination means generation of non-parental gene combination. What? Generation of non-parental gene combination. इस क्रॉस को हमने स्टार्ट किया था वाइट बॉडी एंड मिनिएचर विंग्स एंड वाइल्ड टाइप के क्रॉस से, राइट। सो वाइट बॉडी और मिनिएचर विंग्स एंड वाइल्ड टाइप वर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इनके अपार्ट हमें जो भी नए कॉम्बिनेशंस मिलेंगे वो सब नॉन पेरेंटल होंगे। Genetic recombination is the exchange of material between different chromosomes which leads to production of offsprings with combination of traits, thus non-parental combinations appear। मतलब कि आपको याद होगा मियोसिस के टाइम पे क्या होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, राइट। क्रॉसिंग ओवर होने के कारण उनके बीच में मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी वजह जिसे हम रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। और ये रिकॉम्बिनेशन ही बेस बनती है नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस का। मतलब कि जब क्रोमोसोम्स रिकम्बाइन करते हैं तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बनते हैं और वो किस कंडीशन में पॉसिबल हो पाते हैं, जब दोनों जीन्स जो है वो काफी दूर लोकेटेड हो। सो इसी वजह से जो सेकेंड क्रॉस था उसमें रिकॉम्बिनेंट टाइप्स का जो परसेंटेज था वो 37.2 था, क्योंकि वो दो जीन्स जो थे वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर लोकेटेड थे। सो अगर इन दोनों क्रॉसेस को हम फिर से साथ रख के कंपेयर करें तो आप देखोगे कि येलो वाइट
एंड वाइट मिनिएचर, इन दोनों जीन्स के डिस्टेंस को हम कंपेयर करें तो येलो वाइट एक दूसरे के काफी क्लोज है, राइट, जिसे हमने क्या बोला, लिंकेज, ये दोनों जीन्स लिंक्ड है। और यहाँ पे वाइट विंग्स, वाइट बॉडी और मिनिएचर विंग्स के जीन्स जो है वो बहुत दूर लोकेटेड है, जिसकी वजह से इनमें क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो पाया। टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टुअर्ट ने जीन मैप्स प्रिपेयर किए, मतलब कि जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्हें ये पता चला कि कुछ जीन्स जो है वो लिंक्ड है और कुछ जीन्स जो है वो बहुत दूर प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से उनमें रिकॉम्बिनेशन हो पाता है। तो इसी बेसिस का यूज करके एल्फ्रेड स्टुअर्ट ने जीन मैप्स प्रिपेयर किए। ही यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन between gene pairs on the same chromosomes as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosomes। उन्होंने क्या देखा कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को उन्होंने कैलकुलेट किया जीन पेयर्स के लिए जो कि सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, और फिर उस फ्रीक्वेंसी का यूज करके उन्होंने जीन्स के बीच में जो डिस्टेंसेस है या आप कह लो जीन्स की जो पोजीशन है उसको एस्टिमेट किया। सो क्रोमोसोम्स की स्टडी के दौरान ये पता चला कि ऑर्गेनिजम्स का जो सेक्स है वो क्रोमोसोम की बेसिस पे डिटरमाइन हो सकता है, मींस के देयर इज अ जेनेटिक और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हेनिकिंग ट्रेस्ड अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट्स। उन्होंने क्या देखा कि 50% ऑफ द स्पर्म्स रिसीव्ड दिस स्ट्रक्चर। उन्होंने एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 50% जब स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो रही थी तो 50% जो स्पर्म्स थे उनके अंदर वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट था और 50% के अंदर वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था। तो उस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी, लेटर ऑन केम टू नोन एज एक्स क्रोमोसोम। सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट्स, डिटर्मिनेशन इज ऑफ एक्स नॉट टाइप। यहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ऑटोसोम्स के अलावा सेक्स क्रोमोसोम्स का एक पेयर प्रेजेंट होता है जो कि होता है एक्स एक्स। एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ओवा प्रोड्यूस होते हैं फीमेल्स में, उनमें सब में ऑटोसोम्स का हाफ ऑटोसोम्स और एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। लाइकवाइज मेल्स में क्या होता है, मेल्स में ऑटोसोम्स के पार्ट सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसीलिए मेल्स के अंदर दो तरह के स्पर्म्स बनते हैं, 50% विद एक्स क्रोमोसोम एंड 50% विद नो क्रोमोसोम्स। सो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन किससे होता है, एक्स ओ टाइप, मतलब कि अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो है एग के साथ फ्यूज करेगा तो फीमेल प्रोड्यूस होगी, और अगर विदाउट एक्स स्पर्म जो है जिसके अंदर कोई एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है वो एग के साथ फ्यूज करेगा तो प्रोड्यूस होंगे मेल्स। लाइकवाइज एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इस टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन में फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स अलोंग विद ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स के साथ साथ इनके अंदर एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट का पेयर प्रेजेंट होता है। लाइक एग्जांपल ले ह्यूमंस का, तो उनके अंदर 44 ऑटोसोम्स है और एक एक्स क्रोमोसोम्स का पेयर, तो टोटल हो गए 46। एंड मेल्स हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 डिस्टिंक्टली स्मॉलर वाई क्रोमोसोम अलोंग विद द ऑटोसोम्स। और जो मेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ऑटोसोम्स के साथ साथ एक एक्स क्रोमोसोम और एक स्मॉल वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। सो फीमेल्स प्रोड्यूस एग्स विच हैव एक्स क्रोमोसोम, मतलब फीमेल्स जो एग्स प्रोड्यूस करेंगी उन सभी एग्स में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, एक्स। और मेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स, वो दो टाइप के स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, 50% विद एक्स क्रोमोसोम एंड 50% विद वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फीमेल्स जो है वो एक ही तरह का एग बना रही हैं और मेल्स जो है वो दो टाइप के स्पर्म बना रहे हैं, राइट। तो सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच मेल प्रोड्यूसेस 2 types of sperms is called male heterogamety. What is this? Males produce 2 types of sperms and this is called male heterogamety. Then sex determination in birds. Birds में sex determination होता है ZW type. यहाँ पे जो फीमेल बर्ड्स होती हैं उनमें सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ZW. ओके, सो जो फीमेल्स हैं वो दो तरह के एग्स बनाती हैं,
50% with Z क्रोमोसोम एंड 50% with W क्रोमोसोम। लाइकवाइज जो मेल बर्ड्स होते हैं वो Z सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर, इसकी वजह से मेल्स जो है वो एक ही टाइप का स्पर्म बनाते हैं। उनके सारे स्पर्म्स में जो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? Z। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फीमेल जो है वो 2 टाइप्स ऑफ एग्स बना रही है, राइट। दिस इज डेजिग्नेटेड एज फीमेल हेट्रोगेमेटी। तो हमने मेल हेट्रोगेमेटी देखी, मेल है वो 2 तरह के स्पर्म्स बनाता है, और फीमेल हेट्रोगेमेटी में क्या होता है, जो फीमेल है वो 2 तरह के ओवा प्रोड्यूस करती है। देन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो जैसे अभी हमने जाना कि ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन है XY टाइप, राइट। ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जैसे आप देख सकते हो ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, जिसमें से 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स जो है वो हमारे बॉडी के रेस्ट ऑफ द फीचर्स और ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइन करता है, वेदर द ऑर्गेनिज्म विल बी अ मेल और अ फीमेल। तो हमने जैसे पहले ही जाना कि जो फीमेल्स हैं उनमें सेक्स क्रोमोसोम होता है XX, राइट, और जो मेल्स हैं उनमें सेक्स क्रोमोसोम होता है XY। सो मेल्स जो है वो 2 तरह के स्पर्म्स बनाते हैं, one with the X chromosome known as gynosperm and one with the Y chromosome are known as एंड्रोस्पर्म। और जो फीमेल्स हैं वो एक ही टाइप का एग बनाती है, सबके अंदर X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। सो अगर एक गाइनोस्पर्म यानी कि स्पर्म विद X क्रोमोसोम फ्यूज करता है एग के साथ, तो इट विल प्रोड्यूस अ बेबी गर्ल, और अगर एक एंड्रोस्पर्म फ्यूज करता है एग के साथ, देन इन दैट केस बेबी बॉय विल बी फॉर्म्ड। सो इस तरीके से ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।